एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स फॉर नीट 2K24। ओके, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ 10 ऐसे चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी जिसको आप इन 2 महीने में करके 100+ मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नीट से रिलेटेड सारे अपडेट्स यहाँ पे आपको हर दिन मैं कर देती हूँ। दूसरी चीज़ की एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है, जो न्यू एडिशन आई हुई है, उसको मैं हर दिन उसका वीडियो अपलोड करती हूँ, एक चैप्टर का या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट रहता है जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ कि यहाँ पे आपको हैंड रिटेड नोट्स भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद यहाँ पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं नीट 2K24 का, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं। तो ये देखो, डेटा है 2K24 का फिजिक्स का। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उसका वेटेज के बारे में ये डेटा है। इसके आगे जहाँ तक हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है 12th क्लास का जिसको आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन के बाद सवाल आते हैं, तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज में आता है। ठीक है, कभी 3 भी आता है, कभी 4 भी आता है, लेकिन इतना मैं कहूँगी करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो 3 से 4 क्वेश्चन बनाना, 4 अगर नहीं भी बना तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो आप यहाँ से बना ही सकते हो, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आता है? हाँ, जहाँ तक नंबर का सवाल है तो यहाँ से 12 से 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करेंगे तो 12th क्लास का ही ये भी चैप्टर है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में जहाँ तक बात है, यहाँ से भी सेम वही चीज़ है, 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, जिसमें ऑप्टिक्स में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा रे ऑप्टिक्स, दूसरा होगा वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स तो बच्चे पहले से पढ़े रहते हैं, वेव ऑप्टिक्स उनके लिए नया रहता है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स आप 12th में आने के बाद ही बेसिकली इसको पढ़ते हो। ये क्वेश्चन, अगर इसके बारे में यही कहूँगी कि अगर वेव ऑप्टिक्स आपके टीचर्स ने आपको अच्छे से पढ़ाया है और उसमें आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यहाँ से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी बेस्ड रहते हैं, जो इजीली बन जाते हैं। और अगर न्यूमेरिकल्स टाइप के आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आप 2-3 फार्मूला इसमें है जिसको यूज़ करके आप आसानी से बना सकते हो। और ये ऑप्टिक्स तो आपका पहले से रहता ही है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी अगर किसी बच्चे ने ऑप्टिक्स अभी तक नहीं किया है और अगर उसको लगता है कि उसको ज़्यादा स्कोरिंग करना चाहिए, तो वो ऑप्टिक्स अभी भी वक्त है, कर सकता है। ठीक है, इसके आगे मैं बात करूंगी सेमी कंडक्टर्स के बारे में। ये भी क्लास 12th का ही एक चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स से ये आता है, जिसको मतलब जहाँ से स्कोरिंग करना बहुत इजी है। मतलब मैं ये कहूँगी ना कि सेमी कंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपने सिर्फ क्लास में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी अगर इसका ढंग से किया है ना, लिटरली बता रही हूँ, आप लोग को मजाक लग रहा होगा, लेकिन अगर किसी भी बच्चे ने सेमी कंडक्टर का सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट अच्छे से किया है तो 3 क्वेश्चन उसका कहीं नहीं जाएगा, यानी कि 12 नंबर उसके हाथ में है, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ से उठता है बच्चों। इसमें टाइम भी कम लगता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर ही एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे बहुत कम टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो यहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आप बना सकते हो। न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑफकोर्स, मैं ये नहीं कह रही नहीं आते हैं, लेकिन चांसेस कम रहता है, ज़्यादातर थ्योरी वाला क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसके बाद जहाँ तक मैं बात करूँगी तो अगला है, ये भी क्लास 12th का ही है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में। यहाँ से भी एवरेज जो क्वेश्चंस का सवाल है वो 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, यानी कि 8 से 12 क्वेश्चन, 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसको भी आप आसानी से कर सकते हो, इसलिए कर सकते हो ना क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुरंत आसानी से हो जाएगा। तो मैं एक बार अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि अगर आपको फिजिक्स का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का यही कंप्लेन होता है कि बायो तो कर लेते हैं, फिजिक्स नहीं बनता। फिजिक्स को देख करके फिजिक्स फोबिया हो जाता है उन लोग को।
तो बच्चों फिजिक्स से इतना डरने का ज़रूरत नहीं, ये कोई भूत नहीं है, कोई दूसरे ग्रह से आया कोई बड़ा सा जीव नहीं है। ये सिंपल एक चैप्टर है भाई, सिंपल सा एक सब्जेक्ट है। मैथ पढ़े हो ना, 10th में किसने मैथ नहीं पढ़ा है? सबने पढ़ा है, उससे पहले भी सबने मैथ पढ़ा है। तो बस मैथ ही का तो बदला हुआ रूप है ये, और क्या है। इनफैक्ट उससे भी आसान है, क्योंकि इसको कुछ नहीं करना है। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन बनाना है तो मेरा 2 ही टिप्स रहेगा आपके लिए। सबसे पहले तो जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपका थ्योरी पार्ट है, पहले आप उसको कंप्लीट करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बस लाइन बाय लाइन उसको अंडरलाइन करते जाओ नोट्स को, नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। अगर किसी ने HC भी बनाया है, HC वर्मा की जो बुक है, अगर उसका कोई भी चैप्टर का अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर आपने डील किया है ना, तो नीट का क्वेश्चन आपसे कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि HC भी एक ऐसा बुक है जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर आपने बना लिया, और अगर दूसरे बुक से आप 15 से 20 क्वेश्चन बना रहे हो, तो भी शायद वो उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो खैर यहाँ से वही 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके दूसरी टिप्स ये रहेगी कि जब भी आप फिजिक्स का क्वेश्चन बनाने जाओ, तो सबसे पहले आपके जो भी फार्मूलाज हैं आपकी वो सामने होने चाहिए। ठीक है, तो खैर इसके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको कि कैसे और क्या करना है। दूसरा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आते हैं, कभी 2 भी आते हैं, कभी 3 भी आते हैं। सेम वही है, 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है। इसको भी आप आसानी से कर सकते हो, यानी कि 12th का जो सबसे इजी पार्ट है ना, वो इसमें एक ये भी आता है, क्योंकि ये भी बहुत आसानी से हो जाता है। और किसी भी कोचिंग में इसको इतनी बार पढ़ाया जाता है ना कि ये रटा जाता है पूरी तरह से। उसके बाद अब आता है क्लास 11th के चैप्टर्स में, जिसमें आता है सबसे पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों आप लोग को इतना डर लगता है, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा अगर मज़ा किसी चीज़ को बनाने में आता था ना 11th वाले पोर्शन में, तो ऑफकोर्स मुझे फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, अभी भी है। इनफैक्ट वो भले मेरा लाइन चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसे मेरी हॉबी बोल सकते हो। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो जहाँ से क्वेश्चन बनाने में मज़ा आता था वो था रोटेशनल मोशन, क्योंकि यहाँ से पता है, अगर आप ध्यान से समझो तो रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन बिना पेन उठाया भी आप बना सकते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आता है, यानी कि 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो आता है नेक्स्ट वन, ये अल्टरनेटिंग करंट, क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात है, 2 से 2 क्वेश्चन लगभग आता है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो, ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें भी आपको सबसे पहले तो इसमें आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो, अल्टरनेटिंग करंट बनाने में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्यों प्रॉब्लम आता है? बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखते हैं। इसमें दिया रहेगा कि लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। आप लीड को लैग और लीड में आप फ़र्क ही नहीं समझ पाओगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन गलती होता है। तो और यहाँ पे क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा ये सारे फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है ज़्यादातर, तो इस वजह से भी आप गलती करते हो यहाँ पे। तो लेकिन ये भी आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने का फेर होता है। दूसरा है यूनिट एंड मेजरमेंट। ऑफ कोर्स ये किसको नहीं पसंद होगा। 1 से 2 क्वेश्चन, 2 मतलब 2 तो नहीं कहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन इनफैक्ट यहाँ से, पहले तो 1 से 2 था, लेकिन 2 तो इसका एवरेज है। 3 क्वेश्चन भी कभी कभी आता है। एक तो सीधा आ जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन से, एक आता है एरर से, एक क्वेश्चन बढ़ भी सकता है, लेकिन 2 क्वेश्चन तो पक्का है कि यूनिट एंड डायमेंशन से आएगा ही आएगा। ठीक है, जहाँ तक मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का सवाल है, तो वहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 भी, कभी कभी 3 भी आ जाता है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। मूविंग चार्ज को करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अगर मुझे फ़िलहाल तो मैं फिज़िक्स की वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ, अगर करना होता तो मैं आपको ये बताती कि आपको करना कैसे है फिज़िक्स। जैसे चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक जगह चार्ज रहता है रेस्टिंग स्टेट में, वही चार्ज अगर मूव कर रहा है
और सर्टेन वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है, यानी कि उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, तब क्या होता है, और वही चार्ज के अंदर अगर एक्सेलरेशन आ गया है तो फिर क्या होता है। तो ये तीनों तीन चीज़ें हैं, और सिर्फ चार्ज के मूवमेंट की वजह से तीन अलग अलग फील्ड बन जाता है। एक जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, एक जगह आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, और यही दोनों में अगर मान लो एक्सेलरेशन आ गया तो आगे चल के एक और चैप्टर है, वो नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, चलो मुझे कमेंट करना कि अगर चार्ज के अंदर एक्सेलरेशन आ गया है तो फिर उस जिस चैप्टर के अंदर ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो अगर मुझे फिज़िक्स का मतलब वीडियो बनाने का मौका मिला, या फिर अगर मुझे टाइम मिला, तो मैं फ़िज़िक्स की स्पेशली वो जितने भी ये 10 टॉपिक्स हैं इन सब पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे इसके बाद देखो आता है विच वन इज़, हाँ, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को आसानी से आप कर सकते हो, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आता है, इसको आप आसानी से इसलिए कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल ये होता नहीं है। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन, और जहाँ तक नंबर का है तो सेम वही 8 से 10 12 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, हाँ, कुछ एडिशनल जो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उसको भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपके पास टाइम है और अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा आप कर सकते हो तो एडिशनल कुछ चैप्टर्स हैं जिसको आप कर सकते हो। ठीक है, देखो अगला जो है उसमें ज़्यादा नहीं है, दो चार ही चैप्टर्स हैं जिसको आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर लाना है तो उसके लिए है, सिर्फ आपको नीट क्रैक करना है तो उतने में भी आपका काम हो जाएगा। देखो इसमें सबसे पहले आता है ड्यूअल नेचर। ठीक है, यहाँ से जहाँ तक क्वेश्चंस का सवाल है 2 से 3 क्वेश्चन आता है, एवरेज इसका 2 है। ड्यूअल नेचर यानी कि सेम वही चीज़ है, 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा एटम, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर किसी बच्चे का फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा है, ध्यान से सुनो, अगर किसी बच्चे का फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा है तो कम टाइम है, उसको मैं याद करने का एक ट्रिक बता रही हूँ, कम टाइम में वो कैसे 4 चैप्टर एक साथ निकाल सकता है। देखो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी एटम्स पढ़ने हैं, ठीक है, यहाँ पे भी है, केमिस्ट्री के अंदर भी, और आपको फिजिक्स में भी पढ़ने हैं। ठीक है, ड्यूअल नेचर का जहाँ तक सवाल है उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको फिजिक्स में भी जाननी है और यहाँ पे भी जाननी है। तो आप क्या करो कि जिस वक्त आप फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन बना रहे हो एटम्स का, उसी टाइम आप फिजिक्स का भी बना लो, या फिर किसी एक पोर्शन का भी अगर आपने बनाया है ना तो आपका दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों जगह पे सेम है। एटम का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है वही कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी है, यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में सेम है। तो देखो बच्चों, स्मार्ट वर्क ये है कि आप दोनों चैप्टर को अलग अलग टाइम पे मत पढ़ो। मतलब ये कि अगर आप इस वीक में एटम फिजिक्स का पढ़ रहे हो तो इसी वीक में आप एटम फिजिकल केमिस्ट्री का भी ख़त्म कर दो। अगर आप इस उम्मीद में रहोगे कि नहीं इस वीक में फिजिक्स का करेंगे, अगले वीक में फिजिकल केमिस्ट्री का करेंगे, तो इससे आपका एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसको आप वेस्टेज ऑफ टाइम बोल सकते हो, और दूसरा आपका एनर्जी भी ज़्यादा लगेगा, इसको करने में अलग एनर्जी, उसको करने में अलग एनर्जी, दोनों जब एक चीज़ है तो एक साथ कर लो, ख़त्म हो जाएगा। मेरे टीचर ने मुझे ऐसे ही बताया था, आपको फिजिक्स अगर करना है या फिर कोई भी पढ़ने का यही सही तरीका होता है कि जो एक जैसी चीज़ें आप उसको एक साथ करो। फिजिक्स को क्यों इतना लोग हाईलाइट कर देते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि अलग अलग टॉपिक वाइज लोग पढ़ते हैं, वो लोग उसको कोरिलेट नहीं करते हैं। कोरिलेट करके पढ़ोगे तो एक साथ आपका 2-2 4-4 चैप्टर निकल जाएगा। एग्जाम्पल सिर्फ मैं एक तो यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी आपको। अगर आपने फिजिक्स में ग्रेविटेशन पढ़ लिया, यही कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता है और यही कॉन्सेप्ट आपको मैग्नेटिज्म में भी आता है। ये तीनों जगह देखना ध्यान से। यहाँ पे एक न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था ग्रेविटेशन वाले में कि G(m1 m2 r²), ये फार्मूला ग्रेविटेशन का था। दूसरा एक और यहाँ पे फार्मूला था K(q1 q2 r²), ये भी एक फार्मूला था। सेम ऐसा ही फार्मूला आपको मिलेगा कहाँ पे, मैग्नेटिज्म में, कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के भाई, तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 r², यानी कि पोल के। ठीक है, तो तीनों एक जैसा है, तो जब एक ही कॉन्सेप्ट है तो फिर 3 जगह क्यों पढ़ना है भाई, एक ही जगह पढ़ो ना, एक ही जगह सारे फार्मूलाज को लिख लो, आपका आसानी से हो जाएगा।
तो ये गलती मेजर बच्चे करते हैं। इसके बाद है जो स्कोरिंग चैप्टर, ये भी है लेकिन एडिशनल में है। अगर आपको बहुत अच्छा नंबर चाहिए तो उसके लिए है, लेकिन अगर आपको सिर्फ नीट में 100+ नंबर चाहिए तो वो जो मैंने 10 चैप्टर्स पहले के बताए हैं, आप उतना भी कर लोगे तो आपका 100+ आसानी से आ जाएगा। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, खैर छोड़ो अभी आप बताऊँगी आगे। हाँ ये देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ से क्वेश्चन का जहाँ तक सवाल है तो एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठता। ठीक है, यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन ही आता है। इसके बाद आता है हाँ मोशन इन वन प्लेन, 1D जिसको हम लोग बोलते हैं। 1D और 2D आपने पढ़ा ही होगा। 1D का क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी होता है। तो यहाँ से जहाँ तक सवाल है 1 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन आता है, लगभग 4 नंबर का, कभी कभी 2 आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है। वर्क एनर्जी पावर, यहाँ से भी एक ही क्वेश्चन आता है। मैं तो ये कहूँगी कि वर्क एनर्जी पावर पे ज़्यादा, अगर आपका बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि फिजिक्स क्लियर नहीं है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम पे उतना अभी काम नहीं करो। आप सिर्फ एडिशनल स्टार्टिंग के जो 10 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं सिर्फ उतना भी कर लोगे तो आपका 100+ मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। फिज़िक्स में आप ऐसे सोचो ना, 10 चैप्टर है, हर चैप्टर का वेटेज क्या था, शुरू वाले के 4 था, 2-2 करके भी अगर तुम 3-3 के हिसाब से भी लोगे ना तो आसानी से तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, जहाँ तक फिज़िक्स बनाने का सवाल है कि बहुत सारे बच्चे ये पर्सनली मुझे बोलते हैं कि फ़िज़िक्स बनाया कैसे, आपका तो इतना अच्छा था, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, फ़िज़िक्स आप कैसे करती थी। तो देखो बच्चों, फिज़िक्स बनाने का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ यही था कि मैं सबसे पहले जो भी सर ने मुझे कॉन्सेप्ट बताया था मैं पहले उसको देखती थी। ठीक है। जैसे जो भी उनका नोट्स रहता था या फिर जो भी उनके लेक्चर्स रहते थे मैं उसको पहले देखती थी, यानी कि पहले मेरा रहता था कॉन्सेप्ट क्लियर करना। दूसरी नंबर पे आता था कि जो भी फॉर्मूलाज रहते थे उन सबको मैं एक ऐसे छोटा सा टॉपिक बना करके, जिस रूम में मैं रहती थी उस रूम में ऐसे बना करके या तो दीवार के ऊपर ऐसे चिपका देती थी, और नहीं तो फिर उस फॉर्मूला का एक अलग से मेरे पास छोटा छोटा पुर्जी टाइप का मैं बनाती थी। पुर्जी का मतलब छोटे छोटे नोट्स बना के एकदम फाड़ फाड़ के मैं उसको रखती थी। ऑफकोर्स ये थोड़ा सा लगता है कि क्या बच्चों की तरह फाड़ रही हूँ, लेकिन हाँ ये मैंने यही किया। अभी भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, मतलब जो जितनी भी मैंने लास्ट टाइम पे केमिस्ट्री में जो भी याद करने के लिए फॉर्मूला लिखा था या फिर जितने भी रिएक्शंस लिखे थे, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी रिएक्शन है वो जल्दी याद नहीं होता है। उसको ये सेम मीथेन रहता है, उसको रिएक्शन करवाना रहता है, अगर मान लो ऑक्सीजन के साथ कैटलिस्ट बदल करके आपको, तो वो याद नहीं हो पाता है। तो मैंने क्या किया था कि जो भी मतलब रिएक्शंस था उसको एक एक छोटा छोटा पुर्जा, मतलब एक पेपर रहता था मेरा पढ़ने का वो तरीका था कि जैसे ये मान लो एक पेपर है, इसको मैं ऐसे करके 4 भाग में फाड़ देती थी, और जो भी मुझे अभी आज जैसे मैंने जो भी पढ़ा, जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम हुआ उस चीज़ को मैं नोट करके उसको रख देती थी। उसका नोट्स अभी भी मेरे पास बहुत सारा है जो कि अवेलेबल है। ठीक है। तो खैर ये था मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ नीट 2K24 का जो फिज़िक्स के रिगार्डिंग था। अगर केमिस्ट्री के लिए कोई चाहिए कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली स्कोरिंग है और कम टाइम में आप उसको इजीली कर सकते हो, तो उसके लिए आप मुझे पिन कमेंट करो। और थैंक यू सो मच।